हमारा CNT एक परंपरागत अधिकार है। हमारा पेशा कानून के तहत हमको भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है। और खतियान पार्ट 2 में कहता है कि आपका जितना भी राजस्व गांव के भीतर में जितना भी जंगल है, जमीन है, नदी है, पहाड़ है, गांव की सामुदायिक संपत्ति है। अभी अडानी अंबानी पूरे गांव को लूट रहा है। बिरसा मुंडा जाति और धर्म से ऊपर उठ के वो सरना ईसाई नहीं किया, सिद्धू कानू सरना ईसाई नहीं किया, तिलका माझी सरना ईसाई नहीं किया, लेकिन उन झारखंडियत और आदिवासियत को बचाने का लड़ाई लड़ा। क्या हम उसका वारिस हो सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। पहले राज बनते साथ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मॉब लिंचिंग के नाम पर यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने का काम किया। मोहन भगवत के सिद्धांत पर जो झारखंड को गिरवी देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, जो कभी संघर्ष नहीं किया, आदिवासियों का जल जंगल जमीन बचाने का बात कभी नहीं किया, कभी एक दिन भी संघर्ष के मैदान में नहीं रहा, वो आज हम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं। आज झारखंड के आदिवासियों को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, हम लोग उसका खिलाफत करते हैं। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आज राज्य में अपना अस्तित्व खो रहा है, आदिवासियों का विश्वास खोता जा रहा है। उस विश्वास को इसी बहाने वो वापस लाना चाहता था, इसीलिए वो राजनीति करना शुरू किया। जो रिम्स 2 की बात है, अभी 2025 में जब ये बात आया तब भी हम लोगों ने कोशिश किया कि ज़मीन को बचाने का। और उस समय देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से बाबूलाल मरांडी भी जा रहे हैं, आपका संजय सेठ जा रहे हैं, और उसके साथ आपका पूर्व CM चंपाई सोरेन बोल रहे हैं। सब कोई बोल रहा है कि ज़मीन जोतने हम जाएंगे, ज़मीन जोतने हम जाएंगे। वो धान भी नहीं काटा। तो ये किस तरह का राजनीति था कि आप पूरे झारखंड को बुला के आप रिम्स 2 नहीं बनने देंगे, किसानों का ज़मीन बचाएंगे। आपने जोते, आप पूरा झारखंड के लोगों को बुला के लाए, रोपा भी रोपे, लेकिन आप धान भी नहीं काट पाए। गोल गोल राजनीति करना है कि हम आदिवासियों का ज़मीन बचाएंगे बोल के, जो बनना चाहिए, लेकिन किसानों के ज़मीन पे नहीं, नगरी के ज़मीन पे नहीं। और बहुत सारा आपका बंजर भूमि है, सुकुरहुटू में इर्द गिर्द में बहुत सारा सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर बना है। का आदिवासी लोग क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किए हैं, उसको आप घर वापसी कर रहे हैं। मैं बार बार सवाल करती हूँ कि घर वापसी कहाँ कर रहे हैं? क्या आप उनका जंगल को वापस कर रहे हैं, जमीन को वापस कर रहे हैं, उनका CNT एक्ट है उसको वापस कर रहे हैं? क्या हमारे लिए भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची का अधिकार आपके आप दे रहे हैं? आप 1 नेशन 1 लॉ के नाम पर, लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के नाम पर आप आदिवासियों का जंगल और जमीन छीन के अडानी और अंबानी को देना चाह रहे हैं। और आप हम आदिवासियों को दिग्भ्रमित करके आदिवासी समाज में आप यहाँ पर जहर फैलाना चाह रहे हैं और धर्मांतरण के नाम पर आदिवासी एकता को तोड़ना चाह रहे हैं। हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जो आदिवासी लोग हैं, खतियान 1, खतियान 2 और विलेज नोट हमारा परंपरागत अधिकार है। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज हम लोग बात करेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर महिला सशक्तिकरण के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम हमेशा दयामणि जी को चुनेंगे। और आज वैसे ही हम लोग दयामणि जी से आज खास बातचीत करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले तो मैम, आपको एकदम लाइव लगातार में स्वागत है कि आपने टाइम दिया हमसे बात करने के लिए महिला सशक्तिकरण के बारे में, क्योंकि आपने अपनी जो लाइफ जर्नी है बहुत कुछ देखा है और उनसे हमें बहुत इंस्पायर भी हम लोग होते हैं। तो आज हम लोग उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। मैम, महिला सशक्तिकरण आज के टाइम पे क्या है? सबसे पहले मैं लगातार को धन्यवाद देना चाहती हूँ और बधाई भी देना चाहती हूँ कि आज जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात के लिए हम लोग चर्चा में बैठे हैं। आप लोग, हम लोगों की दोनों बेटियाँ बहनें हैं, आप लोग मीडिया में सामने आके हम लोग समाज को एक संदेश दे रहे हैं। तो आप लोगों को भी बधाई मेरे तरफ से, मेरी शुभकामना। आज की तारीख में महिला सशक्तिकरण की बात जहाँ तक है, मैं बहुत सोचते रहती हूँ इस बार कि आज हमारा पूरा जो देश कहेंगे या तो पूरा विश्व की बात करेंगे, आज हमारा समाज और पूरा देश
21वीं सदी में पहुंच गया है और 21वीं सदी में पहुंच गया है। आज की तारीख में हम जहां तक महिलाओं की बात करेंगे तो सभी जाति और समुदाय और वर्ग की बात हमें करनी चाहिए। जब राज्य की सशक्तिकरण की बात करते हैं या तो समाज की सशक्तिकरण की बात करेंगे या तो पूरे देश की सशक्तिकरण की बात करेंगे तो हर मतलब वर्ग और परिवार से लेके समाज, समाज से लेके आपका राज और देश तक हमको बात करना पड़ेगा। आज निश्चित रूप से जब हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं तब भी आज की तारीख में आज हमारा समाज कई बंधनों में है। कई बंधनों में एक तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था आज भी सभी समुदाय में है। या तो धर्म के आधार पर धार्मिक परंपराएं हैं या तो परंपरागत व्यवस्था की जो परंपराएं हैं, आज भी हमारे समाज की महिला सशक्त हैं, पढ़ी लिखी हैं, शिक्षा में आगे बढ़ रही हैं, उनकी समझदारी देश दुनिया के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन जो व्यवस्था है वो व्यवस्था आज भी महिलाओं के समझ को आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोकने का काम कर रहा है। चाहे तो परंपरा के नाम पर, चाहे तो कहीं ना धार्मिक व्यवस्था या तो आस्था के नाम पर उनको हाशिए पर रखने का काम कर रहा है। आज हम लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि आज हम धार्मिक की स्वतंत्रता, भारत का संविधान ने हम लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दिया है और धार्मिक स्वतंत्रता के साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी भी दिया है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ हम अपने भाषा और संस्कृति के साथ हम महिलाओं को सशक्त होने का भी अधिकार दिया है। हम एक मानव अधिकार के तहत हम लोगों को मजबूती के साथ समाज में अपनी बात को रखने का अधिकार है, नेतृत्व करने का अधिकार है, हमको निर्णय लेने का अधिकार है। और उसके साथ ही हम समाज में अपनी जो भागीदारी है, सशक्त निर्णायक भागीदारी हम निभा सकते हैं। ये भारतीय संविधान ने हमको दिया है। तब ऐसे समय में हमारा जो समाज है उस समाज को भी आज समीक्षा करने की ज़रूरत है। हम लोग तो समीक्षा कर ही रहे हैं। जो महिलाएं हम लोग आगे बढ़े लिखे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन लोग इसका समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन समाज को भी इसमें पॉजिटिव समीक्षा करने की ज़रूरत है। और उसके साथ ही जब मैं अपने जीवन से सीखी हूँ कि मैं भी उस समय से आज की तारीख में मेरे बारे अखबार वाले बोलते हैं या तो देश दुनिया के लोग बोलते हैं, सी इज ए फर्स्ट मुंडा ट्राइब वीमेन एज ए राइटर। तो आज की तारीख में मुझको उस दृष्टिकोण से देखते हैं, मैं भी महसूस करती हूँ। ग्रहण किया है तो मैंने 5 सवालों के साथ भूअर्जन विभाग में डाला और आपका बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डाला। मैंने सवाल किया कि आपने किन किसानों का ज़मीन अधिग्रहण किए हैं, कितना ज़मीन अधिग्रहण किए हैं, और जिन किसानों का आपने ज़मीन अधिग्रहण किए हैं उनको उनके ज़मीन के एवज में आप कितना मुआवजा दिए हैं, और मुआवजा अगर आप दिए हैं तो पैसा कितना दिए हैं, किस रेट से दिए हैं, उसका कागजात आप हमको उपलब्ध कराइए। और अगर उसके अलावे और नौकरी वगैरह आप दिए हैं तो वो भी कागजात उपलब्ध कराइए। दोनों जगह से हमको जो जन सूचना अधिकार के तहत में जो हमको जानकारी मिली उसमें ये कहा गया कि उस समय 1958 में वहाँ पर 158 ज़मीन मालिक थे और 158 ज़मीन मालिक में से सिर्फ 19 किसानों ने मुआवजा लिया था, बाकी किसानों ने मुआवजा नहीं लिया। और ये जो कागजात है उसी के साथ हम लोगों ने राज्यपाल को भी ये कागजात दिए और उसके बाद हम लोग सरकार के पास भी इसको जमा किए कि आपने सरकार ज़मीन अधिग्रहण नहीं किया है। ये ज़मीन को जो ज़मीन अधिग्रहण कानून में जो प्रावधान है कि किसानों का ज़मीन वापस करने का प्रावधान है और उसमें 1894 का कानून में भी है, जिस पर्पस से ज़मीन अधिग्रहण किया जाता है 5 साल तक अगर वो ज़मीन आप कब्जा में नहीं ले रहे हैं और उस ज़मीन को पर्पस उपयोग नहीं किया जा रहा है तो ज़मीन आप रैयतों को वापस करेंगे, ये कानून कहता है। तो हम लोगों ने कहा कि नगड़ी का ज़मीन को आप किसानों को वापस करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बात नहीं सुना और उस समय जिद में आके
दस्तावेज कहते हैं, हमने सारा दस्तावेज मेरे पास है। तो उस समय की सरकार ने सारा जमीन को 227 एकड़ जमीन को ट्रिपल आईटी को बांटा निःशुल्क, आईआईएम को बांटा और लो यूनिवर्सिटी को बांटा। और उसी के साथ हम लोग ने लड़ाई लड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ गांव वालों को कि गांव वालों एक साथ हम लोग रहे और उस समय किसी तरह का राजनीति नहीं करने दिए। सबसे बड़ी बात कि हमने राजनीति नहीं करने दी और उस समय हम लोगों ने जमीन को बचाने में सक्षम रहे। हम लोगों के ऊपर केस हुआ, हमारे ऊपर 9 केस हुए। मैं 3 महीना तक जेल में रही और वो 9 केस को मैं लड़ते लड़ते आपका ये 15 सितंबर 2025 में हम लोगों का केस खत्म हुआ है। लेकिन हम लोगों ने ज़मीन को हम लोग 1 इंच लो यूनिवर्सिटी को, तो आप देखिए अगर आप कानून को पढ़ेंगे, तमाम चीज़ों को डीपली जानना चाहेंगे तो लो यूनिवर्सिटी का जो वीसी होता है वो हाई कोर्ट का आपका जज होता है। और उस समय प्रकाश टाटिया हाई कोर्ट का जज था। हम लोग उनके खिलाफ लड़ रहे थे, तो भाई वो हम लोग को कैसे छोड़ देता। हम लोग को जेल में भी मतलब हम लोगों के ऊपर में केस डाला कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ज़मीन बचाया। आज जब मैंने रिम्स 2 की बात है तो रिम्स 2 की बात है अभी 2025 में जब ये बात आया तब भी हम लोगों ने कोशिश किया कि ज़मीन को बचाने का। और उस समय देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से बाबूलाल मरांडी भी जा रहे हैं, आपका संजय सेठ जा रहे हैं और उसके साथ आपका पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बोल रहे हैं। सब कोई बोल रहा है कि ज़मीन जोतने हम जाएंगे। तो वो जो ज़मीन जोतने का मतलब है कि वो आपका ज़मीन बचाने की राजनीति नहीं थी। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आज राज्य में अपना अस्तित्व खो रहा है, आदिवासियों का विश्वास खोता जा रहा है। उस विश्वास को इसी बहाने वो वापस लाना चाहता था, इसीलिए वो राजनीति करना शुरू किया। जबकि हम नगड़ी के किसानों को लेके सरकार के पास भी गए, यहाँ मंत्री के पास भी गए, सबके पास गए और सब कोई ने कहा था कि हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे और हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत सारे लोग ऐसा राजनीति करने लगे कि वहाँ पर उसके बाद हम लोगों को लगा कि अब ये जो राजनीति है वो राजनीति ये लोग कर रहे हैं तो उनको राजनीति करने दिया जाए। और उन्होंने राजनीति के तहत ही ज़मीन जोतने का भी ऐलान किया, ज़मीन जोता भी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पूरे झारखंड से लोग ज़मीन जोतने के लिए आए, खेती तो किए और उसके साथ रोपा भी रोपे, लेकिन एक अनाज भी किसानों के घर में नहीं घुसा। आप धान भी नहीं काटा, जो रोपा गया था धान वो धान भी नहीं काटा। तो ये किस तरह का राजनीति था कि आप पूरे झारखंड को बुला के आप रिम्स 2 नहीं बनने देंगे, किसानों का जमीन बचाएंगे। आपने जोते, आप पूरा झारखंड के लोगों को बुला के लाए, रोपा भी रोपे, लेकिन आप धान भी नहीं काट पाए। हम लोगों ने धान काटा, गांव के लोगों के साथ मिलके काटा, सामाजिक संगठन के साथ मिलके हम लोगों ने काम किया और जमीन को अभी तक बचाया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सचमुच में भारतीय जनता पार्टी जमीन बचाना चाहती है तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का सीएम था, वो लिख देता और उस समय वो रसीद काटना बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का सरकार उसमें उनका बड़ा भूमिका है। वो लिख देता, बोल देता कि ज़मीन वापस हम कर रहे हैं। अभी भी रोड में राजनीति करने के जगह सीएम हेमंत सोरेन के पास जाए, आज का गठबंधन सरकार के पास जाए। आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप गठबंधन सरकार के साथ बात कीजिए, क्यों आपका बात को नहीं सुनेगा। लेकिन आपको तो सिर्फ और सिर्फ गोल गोल राजनीति करना है कि हम आदिवासियों का ज़मीन बचाएंगे बोल के। मैं अंत में कहना चाहती हूँ रिम्स 2 बनना चाहिए, लेकिन किसानों के ज़मीन पे नहीं, नगरी के ज़मीन पे नहीं। और बहुत सारा आपका बंजर भूमि है सुकुरहुटू में, इर्द गिर्द में बहुत सारा सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर बना है, वहाँ पर बनना चाहिए। मैम और आखिरी सवाल ये पूछेंगे कि आज देखा जाए मैम तो 2026 है आज और अब 2026 चल रहा है और इससे पहले भी जैसे कि
राजधानी रांची हो गया, चाहे वो मतलब पूरे देश भर में जो देश को मैम अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जा रहा है, धर्म के नाम पे दिया जा रहा है। तो मैम वही हम पूछना चाहेंगे कि अभी जो एक विवाद आ रहा है कि जो सरहुल में है वो डीजे नहीं बजने दिया जाएगा, या फिर रामनवमी में डीजे नहीं बजने दिया जाएगा, इसमें आपका क्या कहना है मैम? देखिए, सरूल में डीजे नहीं बजने दिया जाएगा, रामनवमी में डीजे नहीं बजने दिया जाएगा, उससे आगे चले जाइए। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और झारखंड अलग राज्य का पुनर्गठन भी 15 नवंबर 2000 को इसीलिए किया गया था कि आदिवासियों का भाषा संस्कृति का संरक्षण हो और आदिवासियों का जल जंगल जमीन का संरक्षण हो, आदिवासी समाज के अधिकारों का रक्षा हो। इसलिए जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य का पुनर्गठन हुआ। लेकिन आज की तारीख में इतने लंबे समय में हमने झारखंड के आदिवासियों में कभी भी सरना और ईसाई आदिवासियों के बीच में आपस में लड़ते हुए नहीं देखे। लेकिन पहले से ही हम लोग जानते थे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो अपना मानसा, जिस तरह से गुजरात में आदिवासियों को, दलितों को, हिंदुओं को आपस में लड़ाने का काम किया, और उसी तरह से अब झारखंड को प्रयोगशाला बनाने का कोशिश किया जा रहा है। और आज की तारीख में आप 2000 लोकसभा चुनाव के पहले से ही आप देखेंगे, 23-24 के पहले से आप देखेंगे कि यहाँ पर आदिवासियों को ईसाई और सरना के नाम पर लड़ाया जा रहा है। आदिवासियों को कहा जा रहा है कि जो आदिवासी धर्म स्वीकार किए हैं वो आदिवासी नहीं हैं, उनको आदिवासियों का अधिकार नहीं मिलेगा, आदिवासी अधिकार से वंचित होंगे। लेकिन कई माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई फैसला हैं जो कहता है कि आदिवासी एक नस्ल है और आदिवासी नस्ल है, आदिवासी जाति है और धर्म है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र रूप से स्वविवेक से जो कोई भी धर्म को मानता है वो भारतीय संविधान के आधार पर वो सम्मान के साथ उनको कोई भी धर्म को मानने का अधिकार है। और जब वो क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार करता है तो उनका आदिवासियत खत्म नहीं होता है, इसलिए कि आदिवासी जाति है, नस्ल है। जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कई मामलों में और ये हम लोग जानते हैं कि आदिवासी एक नस्ल है, तो आप जबरदस्ती ये कह रहे हैं, आरएसएस बार बार कह रहा है कि जो धर्म आदिवासी धर्मांतरित क्रिश्चियन समुदाय है वो आदिवासी नहीं है, और आप ये कह के आदिवासी समाज को, आदिवासी की समाज की एकता को आप पूरी तरह से तोड़ने का काम कर रहे हैं। उसका विरोध लगातार हम लोग कर रहे हैं, लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं। और कुछ चुनिंदे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उनके जो सहचर लोग हैं, उनके जो समर्थक लोग हैं, मोहन भगवत के सिद्धांत पर जो झारखंड को गिरवी देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, जो कभी संघर्ष नहीं किया, आदिवासियों का जल जंगल जमीन बचाने का बात कभी नहीं किया, कभी एक दिन भी संघर्ष के मैदान में नहीं रहा, वो आज हम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं, आज झारखंड के आदिवासियों को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। हम लोग उसका खिलाफत करते हैं, हम लोग उसका खिलाफत करते हैं। तो आप ये कर रहे हैं डीजे बजे ना बजे, ये तो भाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बात है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसमें हम जा रहे हैं कि यहाँ पर जाति और धर्म के नाम पर पहले से लड़ाया जा रहा है। यहाँ आदिवासियों का ताकत को खत्म करने के लिए, एकता को तार तार करने के लिए पहले राज बनते साथ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मॉब लिंचिंग के नाम पर यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने का काम किया और झारखंड को जाति के आधार पर बांटने का काम किया। हम लोग उसका कट्टर उस समय भी विरोध किया, अभी भी विरोध कर रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि डीजे बजे ना बजे उससे बड़ा मामला है। आदिवासियों को आप धर्म की राजनीति में आप गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र बनाने के दिशा में आप छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं, जबरन आप घर वापसी कर रहे हैं। जो आपका आदिवासी लोग क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किए हैं उसको आप घर वापसी कर रहे हैं। मैं बार बार सवाल करती हूँ कि घर वापसी कहाँ कर रहे हैं?
क्या आप उनका जंगल को वापस कर रहे हैं, जमीन को वापस कर रहे हैं, उनका CNT एक्ट है उसको वापस कर रहे हैं? क्या हमारे लिए भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची का अधिकार आप क्या दे रहे हैं? आप वन नेशन वन लॉ के नाम पर, लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के नाम पर आप आदिवासियों का जंगल और जमीन छीन के अडानी और अंबानी को देना चाह रहे हैं, और आप हम आदिवासियों को दिग्भ्रमित करके आदिवासी समाज में आप यहाँ पर जहर फैलाना चाह रहे हैं और धर्मांतरण के नाम पर आदिवासी एकता को तोड़ना चाह रहे हैं। हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो डीजे दिन को बजाइए, रात को बजाइए, हम लोगों को उस समय, ये तो ध्वनि प्रदूषण का मामला है भाई। आदिवासी समाज, आप यहाँ पर अभी क्रिसमस में भी सारे लोग बल्ले बल्ले रहते हैं, ना रोड को डिस्टर्ब करते हैं। आदिवासी लोग सरहुल में ना रोड को डिस्टर्ब करते हैं, ना हम लोग लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। आप ये जो आप क्या डीजे उजे आप कह रहे हैं ना, आप सलटाइए, लेकिन मूल लड़ाई है आदिवासी राज में और इस देश में। आप पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र कायम करना चाह रहे हैं, उसका विरोध हम लोग करते हैं। UCC का हम लोगों ने विरोध किया। अभी वन नेशन वन लॉ के नाम पर आप एक जाति और धर्म के नाम पर तमाम लोगों को हिंदू राष्ट्र में ढालना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। ये देश है आपका 140 करोड़ जनता का देश है, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक एक नागरिक का देश है। वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो मोहन भगवत का नहीं है, वो RSS का देश नहीं है। ये हमारा भी राज है और हमारा भी देश है जी। और आखिरी सवाल हम ये बोलना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बात की कि आदिवासी वाले जो मुद्दे पर आपने बोला कि हम ये भी बहुत लोग कह रहे हैं, ये है ना, हम नहीं कह रहे, बहुत लोग कह रहे हैं कि जो आदिवासी है वो क्रिश्चियन नहीं हो सकते, जो क्रिश्चियन है वो आदिवासी नहीं हो सकते। इन पे आपका क्या कहना है? और जितने लोग हैं ना, उनको ला के हमारे सामने रख दीजिए ना जी। हम उनसे पूछेंगे, खतियान आपने देखा है, विलेज नोट आपने देखा है, आपने CNT एक्ट पढ़ा है? जब विलेज नोट नहीं देखे हैं, खतियान 1 नहीं देखे हैं, खतियान पार्ट 2 नहीं देखे हैं, मैं तो सबको को बोल रही हूँ। हम अकेले, हम लोग जैसे लोग हैं, लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम का विरोध किया। मोदी सरकार जब मोदी स्वामित्व योजना की बात की और पूरा ड्रोन से पूरा देश को नापने का काम किया, खूंटी जिला के 725 गांवों को ड्रोन से सर्वे करने का काम किया। हम उन तमाम साजिश को समझने का कोशिश किया, और हम जानते हैं कि ये 5वीं अनुसूची में हम जो आदिवासी लोग हैं, खतियान 1, खतियान 2 और विलेज नोट हमारा परंपरागत अधिकार है। हमारा CNT एक्ट परंपरागत अधिकार है। हमारा पेशा कानून के तहत हमको भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है। और खतियान पार्ट 2 में कहता है कि आपका जितना भी राजस्व गांव के भीतर में जितना भी जंगल है, जमीन है, नदी है, पहाड़ है, गांव की सामुदायिक संपत्ति है, गांव की सामुदायिक संपत्ति है, और उसका रक्षा करने का हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जिन लोगों को बोल रहे हैं ना, जिन लोग यहाँ पर अब भोंपू से बोलते रहता है कि जो ईसाई है वो आदिवासी नहीं है, वो ये नहीं है, वो आदिवासियों का जंगल जमीन बचाने का लड़ाई तो पहले लड़ ले। अभी अडानी अंबानी पूरे गांव को लूट रहा है, लैंड रिकॉर्ड के नाम पर, भूमि बैंक के नाम पर पूरे झारखंड का। मैंने उस पर सर्वे किया, आप लोगों ने किताब पढ़ा होगा आदिवासियों का, आदिवासी अधिकार खतरे में। मैंने लैंड बैंक पर मैंने पूरा स्टडी किया। आपका गांव का गांव दर्जनों दर्जन सरना है, मसना है, अखड़ा है, देसौली है, तमाम धार्मिक स्थल आपका लैंड बैंक में है। कोई भी व्यक्ति लैंड बैंक को रद्द करने की मांग के लिए आ रहा है? कोई सिंगल व्यक्ति झारखंड में पैदा नहीं हुआ जो लैंड बैंक जो रघुवर दास ने बनाया था उसको रद्द करने का मांग कर रहा है। पहले मांग कर लो। झारखंड में 5वीं अनुसूची है, उसको लागू कराने के लिए आप लड़ाई लड़ो, तब हम मानेंगे कि सही में आप आदिवासियों का हितैषी है और आदिवासियों की लड़ाई आप लड़ रहे हो। ये तो आदिवासी समाज में आप रहता फैला रहे हो। झारखंड की धरती आपको माफ नहीं करेगा। एक तरफ से सिद्धू कान्हू का वंशज होने का दावा करते हो, बिरसा मुंडा के वंशज होने का दावा करते हो, झारखंडी होने का दावा करते हो। बिरसा मुंडा जाति और धर्म से ऊपर उठ के वो सरना ईसाई नहीं किया,
सिद्धू कानू सरनाईसाई नहीं किया, तिलका माझी सरनाईसाई नहीं किया, लेकिन झारखंडियत और आदिवासियत को बचाने का लड़ाई लड़ा। क्या हम उसका वारिस हो सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। ये थी हमारे साथ दयावनी माँ। आज आपको बता दें कि हमने खास बातचीत की, आज कई सारे मुद्दे पर खास बातचीत की। और सबसे पहला बात तो हम आपको बताना चाहते हैं कि दयावनी माँ से आज हम पहली बार नहीं मिले, इससे पहले भी हम मिल चुके हैं। और आज आपको बता दें कि हम जैसे जो जनरेशन वाले लोग हैं, जेनजी लोगों को मैम से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। आज जो मैम ने हमें बताया, हमारे अस्तित्व के बारे में बताया, आदिवासी अस्तित्व के बारे में बताया, महिलाओं के अस्तित्व के बारे में बताया, ये कोई आपको किताबी नहीं बता सकता, एक वो बता सकती है जो एक्सपीरियंस की है, जो खुद ग्राउंड में रह करके इस चीज़ को फेस की है। तो ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव लगातार। कैमरा पर्सन काजल चौधरी के साथ रिया किस्पोट्टा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।